पॉलिनोमियल क्लास 9th और 10th का एक ऐसा चैप्टर जो अकेला आपको एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स गेन करा सकता है। तो ये चैप्टर क्लास 9th और 10th दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको 5 to 7 मार्क्स इस अकेले चैप्टर से गेन करने हैं तो देखो यहाँ पे हमें अगर इसके 5 to 7 मार्क्स इजीली गेन करने हैं तो हमें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एंड देन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं जिससे कि हमारे 5 to 7 मार्क्स जो होंगे वो एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ओके, तो आ जाओ करते हैं शुरुआत और समझते हैं पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो पॉलिनोमियल जो होता है ना वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर्स होती है। होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरीके के नंबर्स, इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है वेरिएबल। तो वेरिएबल और एक और चीज़ होती है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो अभी हम दोनों को समझ लेते हैं। एक तो होता है आपका वेरिएबल और एक होती है आपका कांस्टेंट। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल जो होता है ना एक ऐसा सिंबल आप कह सकते हो जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, तो उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू कि भाई ऐसा कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको आप क्या बोलोगे वेरिएबल। और कांस्टेंट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ऐसा कोई भी सिंबल या कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल का एग्जांपल क्या हो सकता है। वेरिएबल का एग्जांपल जैसे A to Z आप कोई से भी अल्फ़ाबेट ले लो, है ना। A to Z आप कोई से भी अल्फ़ाबेट ले लो, उन सबको आप क्या बोलोगे वेरिएबल बोलोगे क्योंकि वहाँ पे कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। A क्या है कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, X क्या होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये सब क्या आएंगे आपके वेरिएबल्स आएंगे। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट में क्या है कि ऐसी कोई भी सिंबल या कुछ भी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो 2 ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो, 5 ले लो। तो जितने भी नंबर्स हैं ना उन सारे नंबर्स को आप क्या बोल सकते हो कांस्टेंट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे 5 लिखा है तो 5 की वैल्यू 5 ही हो सकती है ना, 6 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती या उससे कुछ और डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती। तो 5 5 ही होता है, 1 1 ही होता है, 2 2 ही होता है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना उन सबको आप क्या बोलोगे कांस्टेंट बोलोगे। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल वो वैल्यू या फिर वो वाला सिंबल या कुछ भी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है होल नंबर्स होती है। तो यहाँ पे देखो x+2 लिखा है। सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है हमने x+2, इसको मैं और ऐसे लिख देता हूँ x+2। तो यहाँ पे बताओ ये जो x लिखा है ना ये क्या है वेरिएबल है। तो इसकी पावर देखो, इसकी पावर में कितना लिखा है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1 लिखा है। तो x की पावर कितनी है 1, तो 1 क्या होल नंबर होती है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। सेकंड वाले देखो x² + 3x + 5, तो x² + 3x + 5, इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है। तो यहाँ पे x पावर कितनी है 2, यहाँ पे x पावर कितनी है 1। ठीक है। तो x पावर 2 और x पावर 1 दोनों ही क्या है आपके यहाँ पे होल नंबर्स हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2a पावर 3 - 4a + 7, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है a की पावर यहाँ पे कितनी है 3 और a की पावर यहाँ पे कितनी है 1। तो यहाँ पे 3 और 1 दोनों ही क्या है आपके होल नंबर्स हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, पॉलिनोमियल कब कब नहीं हो सकता, किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो वेरिएबल जो है ना वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 1/x, तो 1/x जो है ना ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, लेकिन ये कहाँ पे है डिनोमिनेटर में है। इस तरीके से सेम ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 1/x + 2 इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कहाँ पे है डिनोमिनेटर में। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और कौन सी कंडीशन है, पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो। जैसे यहाँ पे लिखा है x पावर -2, तो यहाँ पे पावर कितनी है, वेरिएबल क्या है x, अब इसकी पावर कितनी है -2, तो -2 यहाँ पे पावर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम ऐसे x पावर -3 + 4 इस तरीके से मान लो लिखा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है माइनस है। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है x पावर 1/3 इस तरीके से लिखा है, तो तब भी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर क्या होगी यहाँ पे फ्रैक्शन हो गई, है ना, 1/3 हो गई। सेम ऐसे मान लो √x लिखा है, तो √x को जो देखो यहाँ पे रूट को हटाते हैं ना तो x पे पावर कितनी लग जाती है 1/2। मतलब रूट की वैल्यू क्या होती है, मतलब रूट को हम कैसे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। तो √x लिखा है तो इसको हम x पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या होगी, अगेन फ्रैक्शन हो गई, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल होता क्या है और किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये बेसिक है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे की बातें भी समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है x पावर -4, तो बताओ ये वाला पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है। अब नेक्स्ट और देखते हैं।
देखो नेक्स्ट हमारा आता है टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। जो भी पॉलिनोमियल लिखा होगा ना तो उसमें कुछ टर्म्स होगी, उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे और उसमें कुछ कोफिशिएंट्स होंगे। तो ये टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल लिखा है 3x² + 5x - 7। तो यहाँ पे टर्म्स जो होगी ना उसमें देखो एक तो लिखा है 3x², एक लिखा है 5x और एक लिखा है -7। ध्यान रखना यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम प्लस और माइनस जो होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स देखेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे 3। एक तो ये 3x² वाली, एक 5x और कितनी है -7। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे 3। तो अब इन 3 टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म है ना, फिर हम लिखेंगे सेकंड टर्म और हम लिखेंगे लास्ट थर्ड टर्म है ना। यहाँ पे 3 टर्म्स है टोटल। तो फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकंड को सेकंड टर्म और थर्ड वाले को थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म है क्या हमारे पास यहाँ पे 3x², सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 5x और थर्ड टर्म कितनी है -7। अच्छा थर्ड टर्म जो है ना इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलेंगे। अब इसको कांस्टेंट टर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है 7 के साथ, -7 के साथ। तो जब -7 के साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है या फिर कोई नंबर है उसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है तो आप उसको कांस्टेंट टर्म बोलोगे। ठीक है, ये समझ में आया कि टर्म्स कितनी है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 3x², सेकंड 5x और थर्ड कितनी होगी -7, जिसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, है ना। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो रखा है, कोई भी नंबर है जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, उसी को हम क्या बोलेंगे कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ हम लिखते हैं, जैसे मान लो x² और एक को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x², जब हम इस पॉलिनोमियल को चेक करते हैं तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 3x² का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। सेम ऐसे ही x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ में मल्टीप्लाई में जो नंबर है ना वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो समझ में आएगा, टर्म समझ में आ गई, वेरिएबल पहले हम समझ चुके हैं और कोफिशिएंट हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं, ये समझ में हमें आनी चाहिए, तब जाके हमारा पॉलिनोमियल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, सो अब एक चीज़ बताना मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा है 4x³ + 2x² + 5x, है ना। ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, मतलब इस तरीके से एक पॉलिनोमियल है। तो बताओ इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है और x का कोफिशिएंट क्या है ना, जल्दी से कमेंट में बताना है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास में बहुत यूज़ आएगी, है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें एक वेरिएबल होगा, तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना वही उसकी डिग्री होगी। जो भी पॉलिनोमियल है उसमें एक वेरिएबल यूज़ होगा, उस वेरिएबल में उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी ना वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 5x + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास x और इसकी पावर कितनी है 1। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या होता है 1 होता है, तो x पावर 1 है, तो x पावर 1 है तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1 है। सेम ऐसे x² + 7x + 1 लिखा है, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ जरा, इसमें डिग्री हो जाएगी 2। क्यों ऐसे, कैसे, क्योंकि x की पावर यहाँ पे तो कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2, तो हाईएस्ट कितनी है 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सेम ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 4x⁵ + x², है ना, इस तरीके से लिखा है। तो मान लेते हैं इसमें देखते हैं डिग्री कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 5 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, समझ में आया, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। बस ये सेंटेंस माइंड में होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ओके, तो अगर ये समझ में आ गया है तो बताओ जरा, इसमें 5x³ + 2x² + 3x + 1, ये एक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो बताओ इसमें इसकी डिग्री कितनी होगी। ओके, बताना इसको। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं ना वो 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, एक होते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग और एक होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अभी हम बात करते हैं पहले डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है 0, अगर डिग्री क्या है 0 तो हम उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो देखो अब देखो इसको समझते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जहाँ पे डिग्री क्या हो 0। तो मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 5, तो अब 5 जो है ना ये है हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। देखो मैंने बस 5 लिखा है तो 5 तो वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये तो कोई वेरिएबल है नहीं, और यहाँ पे कोई वेरिएबल भी यूज़ नहीं हुआ है, जैसे ए से लेकर जेड तक कोई भी कुछ यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री भी कितनी हुई 0, डिग्री इसकी 0 है, डिग्री कितनी है 0, तो इसको हम एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं और इसके साथ हाँ इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। बोलो ये चीज़ समझ में आई। फिर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2x + 1, तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, डिग्री कितनी होगी इसकी 1। तो डिग्री अगर 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जब डिग्री कितनी हो
1 हो, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर डिग्री मान लो 2 है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 9th में भी बहुत यूज़ हुआ है और 10th में भी बहुत यूज़ हुआ है, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल से याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जब डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 2 है तो आप उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम ऐसे देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, तो इस पे क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री अगर मान लो 3 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल के टाइप समझे हैं, किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप का पॉलिनोमियल है हमारा, 4 टाइप का। कैसे कि अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक। जिसमें से ये क्वाड्रेटिक वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये 9th और 10th सब में यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो टाइप्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय नंबर ऑफ टर्म्स की, कितने टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो मान लो अगर एक ही टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और अगर मान लो डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो देखो मोनोमियल का एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 5x, ये मोनोमियल का एग्जांपल है 5x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओनली सिंगल टर्म है, वन टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेम ऐसे ही ये जो लिखा है सेकंड वाला बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5x + 2, इस तरीके से लिखा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 2 होगी। एक टर्म कौन सी है, 5x, और एक टर्म कौन सी है, 2। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। सेम ऐसे ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो ट्राइनोमियल में भी टर्म्स कितनी हो जाएगी, 3 टर्म्स हो जाएगी, जैसे 5x² + 2x + 1, इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5x² है, सेकंड 2x है, और जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी होगी, 3, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्लियर, समझ में आया, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ कंफर्म करके बताना कि x² + 2x + 3, इसमें बताना कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अब इसको दोनों टाइप से बताना कि डिग्री के अकॉर्डिंग ये कितना है, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा पॉलिनोमियल है, और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करो तो उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है, वही उसका वो क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको लैंग्वेज में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारा एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि x = 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे क्या बोला है, x = 2 है ना, x = 2, तो यहाँ पे जहाँ पे x यूज़ हुआ है ना, वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x² + 2x + 1, तो x² यानी x की जगह रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x, तो 2 × x प्लस यानी 2 × x यानी 2 × 2 + 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 1 = 9। थोड़ा एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x² + 3x + 1। अब मैं बोलता हूँ ये तो हमारा है पॉलिनोमियल p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है p ऑफ y भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है p ऑफ x = x² + 3x + 1, तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू मैं बोलता हूँ कि एट x = 2 मान लेते हैं, 2 है ना, एट x = 2 पे इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे x लिखा है ना वहाँ कितना पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। तो देखो x² है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है तो 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करो, 2 पावर 2 है तो इसका मतलब कितना हो गया 4, यहाँ पे 3 × 2 है तो इसका मतलब कितना हो गया 6, और ये कितना है 1, तो 4 + 6 कितना हो गया 10, और 1 कितना हो गया 11। तो p ऑफ 2 यानी कि x की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो यही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। समझ में आया। अब यहाँ पे x⁻² + 4x - 5 ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू बताना मुझे ज़रा x = 2 पे, कि इस पॉलिनोमियल की x = 2 पे, या p ऑफ 2 भी बोल सकते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से सोल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल जो होगा उसके जीरोज क्या होंगे। तो देखो पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है ना वो वैल्यू होती है जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। सिंपल सी बात है, जहाँ पे मान लो एक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, तो अगर वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे उस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हमने पुट करी थी ना उस वेरिएबल की जगह, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है p ऑफ x = x - 3, तो यहाँ पे मान लो अगर मैं x = 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 3, तो x की जगह लिखेंगे 3 माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 3 - 3, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। तो x = 3 जो हमने पुट किया था ना वही क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, 0।
एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो, एक हमारे पास p ऑफ x इस तरीके से मान लो एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं लिखता हूँ जैसे लिखा है 2x माइनस 6। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ 8x इक्वल्स टू 3 पे। तो 8x इक्वल्स टू 3 मतलब जहाँ जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे आप कितना पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे। तो p ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 इंटू x था, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस 6। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये भी कितना है, 6। तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। यानी अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो x इक्वल्स टू 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल इन x। जो भी पोलिनोमियल हमें दे रखा था उसमें x इक्वल्स टू 3 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसलिए x इक्वल्स टू 3 क्या कहलाएगा, इसका 0 ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आया? एक क्वेश्चन करके बताना। जैसे यहाँ पे p ऑफ x, मान लो यहाँ पे x पावर लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 4, तो बताओ इसमें इसका 0 क्या होगा, सोल्व करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़। ये क्लास 10 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरोज़ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लास 10 के लिए और 9th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो देखो, ग्राफिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, आपको एक ग्राफ दिया होगा और उसको देख के आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज़ पॉसिबल हैं। एक पॉलिनोमियल बोलेगा कि मान लो एक पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ ये है, तो उस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि उसके कितने जीरोज़ हैं। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे कट करेगा या एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा ना उतने ही उसके जीरोज़ होंगे। जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से, एक ग्राफ में बनाता हूँ। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स होता है, इधर वाई एक्सिस होती है, इधर माइनस वाई एक्सिस होती है। मतलब आप इसको एक जो वर्टिकल लाइन है इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलते हो। अब मान लो यहाँ पे एक ग्राफ है, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से ग्राफ बना दिया, है ना। तो अब देखो इसमें क्या बोलेगा कि बताओ ये ग्राफ दे रखा है आपको, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x का ग्राफ है, तो इसमें बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा ये ग्राफ इस x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है या कितनी बार कट कर रहा है उसको काउंट कर लो। तो देखो, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो x एक्सिस को इसने कितने बार कट किया है, 3 टाइम पे कट किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने एक ग्राफ बनाया, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से मान लो ये कोई ग्राफ बनाया, ऐसे कुछ भी है ना। तो अब बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे। तो सिंपल से आप क्या करोगे, काउंट करोगे कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है उतने ही काउंट कर लेना और बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, कमेंट में बताना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे एक तो हमें ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है ना, मतलब ये वाला जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ये ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है। अभी हमारे पास क्या है, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं इसको एक बार वापस लिख देता हूँ, p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे a जो है ना वो जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना। a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बाकी टर्म्स जीरो हो सकती है लेकिन a वाली जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। अच्छा, यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं, ये तो जनरल फॉर्म होगी। अब यहाँ पे जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है, तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना, इसमें क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें उसके जीरोज़ है अल्फा और बीटा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, तो जितनी उसकी डिग्री होगी ना उतने ही उसके जीरोज़ होंगे। अगर डिग्री 1 है तो जीरोज़ भी कितने होंगे, 1। अगर डिग्री 2 है तो जीरोज़ भी कितने होंगे, 2। सेम ऐसे ही अगर डिग्री 3 है तो उसके जीरोज़ भी कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब ध्यान रखना, जितनी डिग्री उतने ही जीरो, जितनी डिग्री उतने ही जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होती है, इसमें 2 होती है। डिग्री 2 होती है तो इसके जीरोज़ भी कितने होंगे, 2। इसलिए यहाँ पे अल्फा और बीटा दो जीरोज़ कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है इन जीरोज़ के बीच में, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे दो रिलेशन होते हैं, एक होता है आपका सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ को हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये जो लिखा है ना अल्फा प्लस बीटा, ये सेम चीज़ है। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोस को क्या किया है इसने, प्लस किया है, तो वही तो लिखा है सम ऑफ जीरोस। तो इक्वल्स टू क्या लिखा है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस ध्यान रखना, इसमें सम ऑफ जीरोस में माइनस ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही तो उसका कोफिशिएंट है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है बी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बी। सेम ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है माइनस बी बाई ए, है ना, समझ में आया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये डिग्री वाला पोर्शन हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये डी रह गया क्या, इसको भी तो हटाओ, हो पूरा हट गया, कोई बात नहीं, हम वापस बना देंगे इसको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इस फॉर्मूले में आता है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम इक्वल टू में लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो माइनस तो लगेगा, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसको हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ऊपर की वैल्यू चेंज हो जाती है। और ध्यान रखना सम ऑफ जीरोस में यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पे माइनस नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है सी, क्यों, क्योंकि सी के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है। देखो वेरिएबल क्या था यहाँ पे एक्स है, तो एक्स बी और ए के साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। और डिवाइड में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए है। ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 10th क्लास के लिए तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे इसके, 2 होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज है। जनरल फॉर्म भी याद रखनी है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसको याद रखना। लेकिन इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ए जो है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ना, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो या चाहे तो इस तरीके से याद रख लो, चाहे तो इस तरीके से लैंग्वेज में याद रख लो, ये दोनों फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एग्जांपल से उसी कॉन्सेप्ट को फिर से एक्सप्लेन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू क्या है, देखो अगर ये जो फॉर्मूला है ना, मतलब ये जो पोलिनोमियल है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इन दोनों को जब आपस में कंपेयर करोगे, इसको और इसको आपस में कंपेयर करोगे, तो ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो ए कितना हो गया 1। अच्छा, बी कितना है यहाँ पे, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -5, ये ध्यान रखना, +5 नहीं लिखना है, अगर माइनस है तो -5 ही लिखना है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 6, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये क्या है 6, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया -5, और सी कितना हो गया 6। अब मैं कहता हूँ यहाँ से सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, मैं वापस लिख देता हूँ इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूले में माइनस भी आता है, ये भी ध्यान रखना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है देखो यहाँ पे -5, तो -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, इस वाले पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 5/1, या सिंपल सा आप बोलोगे इसको 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से यहाँ पे 5 आया, कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -5, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो 5/1 यानी 5। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी। एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, ये अलग चीज़ है ना। इधर देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 6,
और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल सा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले से हमें ये वैल्यूज निकालनी होती है और ये 10th क्लास में आता है, ये क्वेश्चन 100% आता है, चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, सब में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फॉर्मिंग पोलिनोमियल फ्रॉम जीरोस, अगर मान लो आपको जीरोस दे रखे हैं तो आपको उससे क्या बनाना है, एक पोलिनोमियल बनाना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास जीरोस है अल्फा और बीटा, तो आपको पोलिनोमियल बनाना है। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया, इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। अगर आपको किसी पोलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं तो बोले कि बताओ ये पोलिनोमियल क्या होगा इससे, तो ये फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ जीरोस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला याद रखना है कब, जब आपको जीरोस गिवन हो और बोले कि बताओ पोलिनोमियल क्या होगा, तो उस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले रखा है, अगर आपके पास जीरोस है 2 एंड 3, तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 2 और 3 का आप क्या करोगे, सम करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, एक्स से, प्लस फिर क्या लगाओगे 2 और 3 का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा जब जीरोस कितने गिवन हो 2 एंड 3, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्लियर। तो फॉर्मिंग पोलिनोमियल फ्रॉम जीरोस क्लियर हो गया। अब एक पोलिनोमियल तुम बताना कि क्या होगा अगर जीरोस जो है आपके 1/4 और -1/4 है, कि एक पोलिनोमियल बताओ जिसमें जीरोस क्या है, जीरोस क्या है 1/4 और -1/4 है ना। तो जो भी पोलिनोमियल बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ देखो ये तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज़ हुए मैथ्स के, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस पोलिनोमियल चैप्टर में यूज़ हुए हैं, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो। तो स्क्वायर आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज़ हुई है। स्क्वायर आइडेंटिटीज मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये सिंपल से फॉर्मूले, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये दोनों फॉर्मूले यूज़ हुए हैं पोलिनोमियल के अंदर, तो ये याद होने चाहिए कि क्या होते हैं। नाउ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स भी यूज़ हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a प्लस बी a माइनस बी, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ हुआ है और ये वाले फॉर्मूले भी यूज़ हुए हैं, a प्लस बी क्यूब और a माइनस बी क्यूब। तो a प्लस बी क्यूब का मतलब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, नेक्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, और a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, है ना। ये फॉर्मूले भी याद रखना क्योंकि ये पोलिनोमियल वाले चैप्टर में यूज़ हुए हैं और अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस करोगे तो ये यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटीज़ और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये जो फॉर्मूले हैं ये और ये, इन दोनों पे शॉर्ट्स वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उनको जाके तुम चेक कर सकते हो टॉप बोर्ड एकेडमी पे, ठीक है। और ये दोनों जो है इनके भी हम शॉर्ट वीडियोस बना देंगे विद एग्जांपल, इनको एक्सप्लेन करेंगे, तो इनको भी देख लेना, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये तो मिल ही जाएंगे अभी, तो बाकी ये मैं बाद में बना दूंगा। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये पक्के हो जाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो इस चैप्टर से हम ईजिली 5 से 7 मार्क्स जो होंगे वो गेन कर पाएंगे। तो आज के लिए तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और अच्छे मार्क्स की तैयारी करेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहना है, खुश रहना है और स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड एकेडमी। थैंक यू।